वेल बच्चों, कल हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 10 घंटों के अंदर कवर किया। इस वीडियो के अंदर 30 से 35 मिनट के अंदर पूरी एनसीईआरटी को मैं रिवाइज करवा दूंगा, जिससे कि तुमको एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस चैप्टर को लेकर, जो कि बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं। हर साल नीट में 8 से 10 सवाल आपके इस चैप्टर से आते हैं, मोटा मोटी 40 नंबर के सवाल आते हैं। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे 30 से 35 मिनट का, तो आपके 40 नंबर के जो भी सवाल आएंगे आप लोग बहुत इजीली यहां पे टैकल कर पाओगे जी। इस वीडियो का पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा, इन सभी के बारे में आपको मैं एंड में बता दूंगा। बस इस वीडियो को देखने से पहले घर का एक कोना पकड़ लो, ईयरफोन लगा लो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में ये बोला गया है कि जेनेटिक्स दो एस्पेक्ट से डील करता है। एक होता है आपका इनहेरिटेंस और एक होता है आपका वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, दो प्रिंसिपल से डील करता है, एक होता है इनहेरिटेंस और एक होता है वेरिएशन। मालिक, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो भी कैरेक्टर है, जैसे कि हेयर कलर हो गया, हाइट हो गया, कैरेक्टर्स आपके पास होते हैं फ्रॉम दी पेरेंट टू प्रोजेनी। तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा बेटा जी? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे कि कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहा है। फिर मालिक, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज अ डिग्री बाय विच अ प्रोजेनी विल डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ध्यान रखना आपको, वेरिएशन क्या होता है जी? एक प्रोजेनी अपने पेरेंट से कितना डिफर कर रहा है, उसी को वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन का मेन रीजन कौन है, किसकी वजह से वेरिएशन आता है जी? वो आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आता है जी। द कॉज ऑफ वेरिएशंस आर ऑलवेज हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात ध्यान रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन होता है और वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपके पास वेरिएशन आता है। अब आप मुझे ये बताएंगे रिकॉम्बिनेशन मियोसिस 1 के कौन से स्टेज पर होता है, प्रोफेज 1 के? ये कमेंट में आप लोग मुझे आंसर बताना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा जो कि सेल साइकिल सेल डिवीजन से लिंक्ड है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में फिर बात की गई जी। यहां पे ये बात किया गया कि जो ग्रीगर मेंडल अंकल थे, इन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की थी बेटा जी? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की थी जी। ठीक है, किसके ऊपर जी? गार्डन पी के ऊपर कंडक्ट की गई थी, पाइसम सटाइवम पर। ओके, कितने साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बेटा जी? 7 साल तक किया। ये ईयर पेपर में बहुत बारी आया हुआ है जी, 1856 से लेके 63 तक। और उसके बाद उन्होंने 3 लॉज दिए इनहेरिटेंस के। एक्चुअली में लॉज उन्होंने दिए थे, बाद में साइंटिस्ट लोगों ने उनके थ्योरी से उस लॉ को डिराइव किया था। इसके बाद मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज को सिलेक्ट किया था, जो कि आपके पेयर में लिए गए थे, विच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर दी वन कैरेक्टर विद द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ओके, वो लोग आपके एक ही कैरेक्टर में आपके डिफर कर रहे थे। अब वो यहां पे कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए गए थे उसके बारे में देख लीजिए जी। आपका लिया गया था स्टेम हाइट लिया गया था, जिनमें से टॉल जो था वो डोमिनेंट था और डॉर्फ वाज अ रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, फिर फ्लावर कलर लिया गया, वॉयलेट वाज अ डोमिनेंट एंड व्हाइट वाज अ रिसेसिव। फिर फ्लावर के पोजीशन को लिया गया, जहां पे एक्सियल जो था वो डोमिनेंट था और टर्मिनल जो था बेटा जी वो आपके पास रिसेसिव था। अगर हम पॉड शेप के बारे में बात करेंगे जी, तो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड। पॉड कलर के बारे में, तो पॉड कलर ग्रीन और येलो। अब आपको ये बात यहां पे बहुत ध्यान से याद रखना है जी। सीड शेप के बारे में अगर आप बात करोगे, अगर आप बड़े गौर से देखना बेटा जी, यहां पे जब हमने पॉड कलर को लिया तो पॉड कलर में डोमिनेंट कौन है? पॉड कलर में डोमिनेंट जो है आपका वो है ग्रीन। ठीक है, वो कौन है बेटा जी? ग्रीन है। और रिसेसिव आपका येलो है जी। लेकिन वहीं पर जब आप बात करोगे बेटा जी सीड कलर के बारे में, जब आप सीड कलर के बारे में बात करोगे तो डोमिनेंट कौन हो जाएगा? अभी आपका येलो हो जाएगा और रिसेसिव आपका ग्रीन हो जाएगा जी। तो पेपर में आपको यहां पर 5th और 7th पॉइंट पर कंफ्यूज कर सकते हैं, ये बात का आपको ध्यान में रखना है जी। फिर अगर हम बात करेंगे बेटा जी सीड शेप के बारे में, सीड शेप के बारे में राउंड डोमिनेंट है और रिंकल मेरा रिसेसिव है बेटा जी। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आपको याद रखना है जी। तो पॉड जो आपका कलर है और सीड कलर है, इनके बीच में कंफ्यूजन आपका क्रिएट किया जा सकता है जी। तो ये 7 कैरेक्टर्स लिए गए थे और ये उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे बेटा। इसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, जिसको आप लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हो जी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जहां पे सिंगल कैरेक्टर को लिया गया जी। अब यहां पर एक बात आपको हरदम ध्यान रखना है बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 होता है, F1 हरदम किसको रिजेंबल करेगा जी? ईदर ऑफ द पेरेंट्स। और एक्चुअली में पेरेंट्स कौन सा पेरेंट होता है जी आपके पास? तो जो डोमिनेंट पेरेंट है वही आपके F1 में आते हैं। F1 में आपके दोनों पेरेंट कभी नहीं आते, एक ही पेरेंट आते हैं और आपका डोमिनेंट पेरेंट आपको F1 में देखने को मिलता है। ओके, बट अगर आप F2 जनरेशन में देखोगे, F2 जनरेशन में क्या होता है बेटा जी? दोनों के दोनों पेरेंट्स आपके अपीयर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। इसके बाद हमारे डोमिनेंट ट्रेट कितने होते हैं बेटा जी? 4 प्रोजेनी जब मिलते हैं हमको F2 जनरेशन में, उनमें से 3 मेरे डोमिनेंट आते हैं और 1 मेरे पास रिसेसिव आते हैं। इसके लिए यहां पर फिनोटिपिक रेशियो क्या बनता है बेटा जी? यहां पर फिनोटिपिक रेशियो क्या बन जाता है आपका? ये बन जाता है आपका बेटा जी
3⁻1 का इसका यहां पर फिनोटिपिक रेशियो बन जाएगा जी। अच्छा, अब जो भी तुम्हारे जो दोनों ट्रेट्स होते हैं क्या वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं क्या? जो F1 और F2 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी मिलेंगे वो एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं, किसी प्रकार का ब्लेंडिंग नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है क्या? बोथ द ट्रेट्स वेर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, मतलब किसी प्रकार का भी इंटरमीडिएट आपका प्रोडक्ट नहीं बनता है जी। ठीक है, और मेंडल को सेम ही रिजल्ट जो इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, जो उन्होंने सारे कैरेक्टर के साथ जब क्रॉस करवाया तो उनको बेटा जी सारे ट्रेड्स के लिए सिमिलर रिजल्ट देखने को मिला जी। ठीक है, अब जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है जी? टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ द F2। अब ये बात ध्यान रखना कि F2 में डोमिनेंट ट्रेट का अगर मुझे जीनोटाइप पता करना है तो मेंडल ने क्या परफॉर्म किया था बेटा जी? टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया था। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल अंकल ने दो लॉस को दिया था। पहला लॉ क्या था बेटा जी आपके पास? लॉ ऑफ डोमिनेंस था। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? एक्सप्लेन्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पैरेंटल कैरेक्टर इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में एक ही तुम्हारा पैरेंट जो होगा बेटा जी एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स आपके एक्सप्रेस कर जाते हैं जी। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/1 का रेशियो जो कि उनको F2 में देखने को मिला था। अब ये 3/1 का रेशियो तुम्हारा क्या होता है बेटा जी? ये आपका फिनोटिपिक रेशियो होता है। मैं एक बार आपको बताते हुए चलूं जी, जो जीनोटाइप आता है आपके पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो आपका आता है बेटा जी क्या? 1:1 ये आपका जीनोटिपिक रेशियो आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेकंड जो लॉ दिया गया था वो दिया गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जी। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, ये आपका यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका यूनिवर्सल लॉ नहीं होता, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, यहां पर ये बोला गया कि कोई भी फैक्टर मतलब जीन या अलील ऑफ अ पेयर विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमीट विल ऑलवेज रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। ओके, गैमीट फॉर्मेशन आप, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जो गैमीट होता है वो आपका हैप्लॉइड होता है। अगर ये हैप्लॉइड होगा तो वो दो फैक्टर में से कितने फैक्टर को लेगा? वो एक ही तुम्हारे पास फैक्टर को लेगा बिकॉज ऑफ हैप्लॉइड नेचर ऑफ द गैमीट। ये बात भी आपको पता होना चाहिए जी। इसके बाद यहां पर कुछ एक्सेप्शंस आ गए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कुछ एक्सेप्शंस आ गए। पहला आपका एक्सेप्शन है बेटा जी क्या? इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या कह रहा है? एज पर द मेंडल लॉ किसी प्रकार का भी ब्लेंडिंग नहीं होता है, जैसे पेरेंट्स दिखते हैं वैसे ही तुम्हारे प्रोजेनी दिखते हैं, बट इनकंप्लीट डोमिनेंस उसको वायलेट करता है। इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या बोलता है कि F1 जनरेशन में आपके पास ब्लेंडिंग होगा और एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो F1 डिड नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट, वाज इन बिटवीन द टू। ओके, यहां पर क्या होता है बेटा जी? बेस्ट एग्जांपल लिया गया था डॉग फ्लावर का, जिसको अपन स्नैपड्रैगन और एंथीरिनियम स्पीशीज भी कहते हैं जी। तो F1 में क्या हो गया था बेटा जी? यहां पे कोई भी पेरेंट्स रिजेंबल नहीं किया और ब्लेंडिंग की वजह से आपको एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया। ओके, तो यहां पे अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो ये आपका रेड फ्लावर था, ये आपका व्हाइट फ्लावर था। आज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको क्या होना चाहिए था? इसको रेड फ्लावर होना चाहिए था, बट ये हो क्या गया बेटा जी? ये हो गया पिंक फ्लावर हो गया। ये हो गया आपका पिंक फ्लावर हो गया। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या था बेटा जी? 3/1 का रेशियो था और जीनोटिपिक 1:1 का रेशियो था। बट इनकंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आपके पास क्या होता है बेटा जी? सेम होता है 1:1 का। ओके, अगर आप देखो तो जीनोटिपिक रेशियो जो था F2 में वो क्या गया जी? 1:1। अब सर ये 1 क्या है जी? कैपिटल आर, 2 है कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये आपका स्मॉल आर। ठीक है, और फिनोटिपिक रेशियो जो था बेटा जी वो अब चेंज हो गया। ओके, 3/1 से वो चेंज होकर 1:1 हो गया। अब यहां पे एक क्या है जी? ये आपका रेड है, और ये जो दो आपके पास क्या गया जी? पिंक आ गया, और ये एक आपके पास व्हाइट आ गया। ठीक है, तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आपका सेम होता है बेटा जी किसके अंदर? इनकंप्लीट डोमिनेंस में। और इनकंप्लीट डोमिनेंस में आपको ब्लेंडिंग देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। फिर एनसीईआरटी इसके नीचे वाले पैराग्राफ में कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करती है। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर अलील अगर आपका अनमॉडिफाइड होगा तो आपका डोमिनेंट फिनोटाइप शो करता है जी। आइए देखिए क्या कहता है जी कि इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हर एक जीन के 2 कॉपीज होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जी। ओके, विच इज अ पेयर ऑफ अलील्स, वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट। अगर एक अलील अगर डिफरेंट होगा तो इसका मतलब वो क्या हो गया आपका? वो हो गया मॉडिफाइड अलील। ठीक है, अब देखो जी, अगर अलील मेरा नॉर्मल होगा, अगर अलील मेरा नॉर्मल होगा तो कॉमन सी बात है कि वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। अगर एंजाइम अगर नॉर्मल बनेगा तो वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है सबस्ट्रेट का इजीली प्रोडक्ट में। ये तुम्हारा अनमॉडिफाइड अलील है। अनमॉडिफाइड अलील रहेगा तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, और नॉर्मल एंजाइम क्या करेगा? वो सबस्ट्रेट को इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर मेरा अलील मॉडिफाई हो चुका है,
हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब होता है मॉडिफाइड एलील हो गया ना। अब अगर मॉडिफाइड एलील होगा तो 3 केसेस बनते हैं जो कि एनसीईआरटी कहती है क्या, कि द मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूसेस, ओके, अगर मॉडिफाइड अगर एलील रहेगा तो ये 3 चीज प्रोड्यूस कर सकता है। पहला क्या, या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना देगा। लेकिन एंजाइम तो बन ही रहा है ना, भले वो नॉर्मल बन रहा है या लेस एफिशिएंट बन रहा है, which produces the same phenotype and trait, that is it is a dominant, मतलब डोमिनेंट नेचर को ही वो शो कर रहा है। लेकिन इफ इट प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल, अगर वो तुम्हारे पास नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या एंजाइम बिल्कुल भी ना बनाए, तो फिनोटाइप बेटा जी आपका अफेक्ट हो गया क्या, फिनोटाइप विल बी अफेक्टेड एंड द रेसेसिव ट्रेट इज सीन। तो यही बताया गया कि मॉडिफाइड एलील के अंदर आपका डोमिनेंट और रेसेसिव कब देखने को मिलेगा। अगर पहला केस जहां पे आपके पास जो एलील्स हैं वो आपके पास कैसा है, अनमॉडिफाइड की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब क्या, लेस सिग्निफिकेंट है, ओके, ये आपके नॉर्मल एफिशिएंट एंजाइम बना रहे हैं, ये होगा क्या बेटा जी, सेम फिनोटाइप आपका डेवलप करेगा। लेकिन एलील अगर मॉडिफाइड रहेगा, मॉडिफाइड होने की वजह से 2 और फीचर्स बन सकते हैं, या तो एंजाइम बिल्कुल भी ना बनाए या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए। अगर ये कंडीशन डेवलप होगा तो आपके पास फिनोटाइप जो होगा वो अफेक्ट कर जाएगा, जो कि रेसेसिव ट्रेट को शो कर रहा है जी। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, आप जाके प्लीज मेरी वाली क्लास देख लेना, मुझे 45 मिनट्स लगे थे ये कंसेप्ट को समझाने में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। फैक्टर जो है जिसको अभी अपन जीन कहते हैं, ये आपका यूनिट होता है इनहेरिटेंस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। और जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, ओके, ये आपके पास ट्रेट कंटेन करता है जिससे कि आपके पास एक्सप्रेशन होता है, बिकॉज इनके पास क्या है जी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल हर साल ही पेपर में आता है। ब्रिटिश जेनेटिस्ट जिनका नाम था आरसी पुनेट, ओके, ये जेनेटिस्ट थे, याद रखना कहां के, ब्रिटिश के। इन्होंने क्या डेवलप किया बेटा जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, जिसको क्या बोला गया, पुनेट स्क्वायर बोला गया। पुनेट स्क्वायर पे एक सवाल आ सकता है कि पुनेट स्क्वायर में अपन किसकी पॉसिबिलिटी पता करते हैं, जीनोटाइप या फिनोटाइप। तो यहां पे रेड में मार्क किया गया है क्या, तो पुनेट स्क्वायर इज हेल्प टू कैलकुलेट व्हाट, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल दी पॉसिबल जीनोटाइप। सारे पॉसिबल जीनोटाइप को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पुनेट स्क्वायर यूज करते हैं जी। ठीक है, ये ध्यान रखना, फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं जी। फिर कोडोमिनेंस क्या कहते हैं, देखो कोडोमिनेंस ये कहता है कि अब F1 जनरेशन में ना आपके दोनों पेरेंट्स आपके एक्सप्रेस कर जाएंगे जी, ओके, आपके दोनों पेरेंट्स आपके एक्सप्रेस कर जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल इज योर एबीओ ब्लड ग्रुप। अब एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में अगर हम बात करेंगे, हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो जीन आई कंट्रोल करता है जी। अब इस जीन आई के बेटा जी 3 अलील्स होते हैं, कौन कौन से, IA, IB और तुम्हारा स्मॉल आई। अब होता क्या ना बेटा, जो IA और आपका IB है ना, ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं जी, बट जो स्मॉल आई है वो किसी प्रकार का भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है जी। अब होता क्या है ना कि जो आपके IA और IB है ये कंप्लीटली डोमिनेंट है किसके ऊपर, तो ये आपके स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। इसका मतलब अगर IA और स्मॉल आई अगर रहेगा तो कौन एक्सप्रेस करेगा, तो IA एक्सप्रेस करेगा, ब्लड ग्रुप विल बी AB। बट इन द केस ऑफ AB ब्लड ग्रुप में क्या होता है, अगर IA और अगर IB अगर साथ में प्रेजेंट रहेंगे, अगर ये दोनों अगर साथ में प्रेजेंट रहेंगे, टुगेदर साथ में प्रेजेंट रहेंगे, तो दे एक्सप्रेस देयर ओन शुगर, ये अपने अपने शुगर एक्सप्रेस करेंगे जी, बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस। हेंस RBC हैज अ बोथ शुगर। तो AB ब्लड ग्रुप में क्या होगा जी, दोनों प्रकार के शुगर रहेंगे, और यही हो गया ना F1 जनरेशन में दोनों आपके पास एलील्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर गए हैं जी, कर गए। अच्छा आप देखो जी, ब्लड ग्रुप में टोटल जीनोटाइप कितना मिलता है बेटा जी, हमारे पास 6 जीनोटाइप मिलता है और 4 फिनोटाइप मिलता है। कौन कौन से, A, B, AB और O, ये आपको 4 फिनोटाइप देखने को मिलता है जी। अब आगे की ओर बात करते हैं प्लियोट्रॉपी के बारे में। प्लियोट्रॉपी क्या कहता है कि जब सिंगल जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, व्हेन अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट अ मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी जी। ओके, इट इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ मेटाबॉलिक पाथवे व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डिफरेंट फिनोटाइप्स। एक्चुअली में हमने कल भी एनसीईआरटी भी साफ साफ कहती है क्या कि प्लियोट्रॉपी यूजुअली किसमें हेल्प करता है, ये आपका मेटाबॉलिक पाथवे में इसका मेजर रोल होता है। एक सिंगल जीन बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। और ये लाइन में ध्यान में रखना कि ये आपके मेटाबॉलिक पाथवे को इन्फ्लुएंस करता है जी। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है बेटा जी क्या, पहला एग्जांपल है हमारे पास, ओके, फिनाइलकेटोन्यूरिया। ओके, ये तुम्हारे पास सिंगल जीन होता है, एक जीन जो होता है वो आपके बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। अगर ये जीन पीएच जीन अगर आपके पास खराब हो गया तो आपको क्या क्या कंडीशन हो सकता है जी, मेंटल रिटार्डेशन, ओके, रिप्रोडक्शन इन हेयर एंड स्किन का पिगमेंटेशन जी। ओके, हेयर अपन इसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, रिड्यूस इन हेयर, रिडक्शन इन हेयर
और स्किन का आपको पिगमेंटेशन देखने को मिल जाएगा जी। स्किन का पिगमेंटेशन में ना डी पिगमेंटेशन, एनसीईआरटी स्किन की पिगमेंटेशन लिखती है जी, जो कि आपके पास गलत है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। इसके बाद सेकंड पॉइंट, स्टार्च सिंथेसिस, बट ये एग्जांपल्स आपको ऐसे याद रखना है। ओके, सेकंड तुम्हारा स्टार्च सिंथेसिस जीन इन द पी, ओके, जिसको अपन कहते हैं, अब देखो स्टार्च सिंथेसिस के लिए आपके पास जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है बी। अब ये आपके पास दो फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, एक होता है सीड शेप और एक होता है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना कि अगर कैपिटल बी रहेगा तो ये लार्ज ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, लेकिन स्मॉल बी रहेगा तो वो स्मॉल ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, मतलब दे विल बी द रिंकल, ठीक है। अगर लार्ज ग्रेन होंगे तो शेप क्या होगा जी, राउंड होगा जी। अब होता क्या ना बेटा जी, कैपिटल बी स्मॉल बी जो है एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको क्या होना चाहिए था, ये आपका लार्ज ग्रेन प्रोड्यूस होता और आपका राउंड शेप होता, बट होता क्या है ना, रहता तो राउंड ही है, बट यहां पे इंटरमीडिएट साइज का ग्रेन बनेगा, इंटरमीडिएट साइज का ग्रेन बनेगा। तो मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा जी, ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया यहां पर। तो एनसीईआरटी इसके बारे में बात करती है। अब अगर आप देख रहे हो तो यहां पे एक सिंगल जीन था बी जीन, उसने दो फैक्टर को कंट्रोल किया, मतलब एक से अधिक फैक्टर को कंट्रोल करे सिंगल जीन, इसे अपन कहते हैं प्लियोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं बेटा जी, व्हेन मोर देन टू अलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर्स, ओके, दो से अधिक अलील जब सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं उसे अपन कहते हैं बेटा जी क्या, मल्टीपल अलील्स कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल यहां पे कौन है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ये इसका बहुत ही गुड एग्जांपल है मल्टीपल अलील्स का जी। जैसे कि अगर आपको पता होगा तो मेरे पास अब जीन आई के 3 अलील्स हैं, अब वो तीनों अलील्स मिलकर किसको कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप को ही कंट्रोल कर रहे हैं ना। अब मल्टीपल अलील्स को अगर आपको स्टडी करना होगा तो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे कभी भी स्टडी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एक इंडिविजुअल में 2 ही अलील प्रेजेंट रह सकता है, ओके। तो कभी भी मल्टीपल अलील्स को स्टडी करना है तो हम लोग पॉपुलेशंस में उसको स्टडी करते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन में आपको तीनों अलील्स डाइवर्स तरीके से देखने को मिल सकता है जी। तो मल्टीपल अलील्स कैन बी फाउंड ओनली इन दी पॉपुलेशन स्टडीज, ओके, पॉपुलेशन स्टडीज में आपको ये देखने को मिल सकता है जी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जी, ओके। अब मेंडल ने यहां पे क्या किया था जी, मेंडल ने यहां पे 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया था जी, 2 कैरेक्टर को क्रॉस करवाया था। तो जब 2 कैरेक्टर को क्रॉस कराया उस समय जो फिनोटाइपिक रेशियो मिला वो 9331 मिला। अब ये 9331 आपको कैसे मिल सकता है जी, अगर आप इसको भी क्रॉस कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे, 2 अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई करवा लोगे तो भी आपको 9331 का रेशियो आ जाएगा जी। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है जी, 1:1, 2:4 1:1। ये भी अगर आपको चाहिए तो आप कैसे करवा सकते हो, 1:1 को मल्टीप्लाई करवा सकते हो 1:1 से, तो भी आपको यही रेशियो देखने को मिलेगा जी। अब बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने कौन सा लॉ दिया बेटा जी, थर्ड लॉ दिया, जिसका नाम क्या दिया गया जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया, ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ हमें क्या कहता है बेटा जी, कि व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन द हाइब्रिड, जब 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स, जो अलग अलग पेयर ऑफ ट्रेड्स जब कंबाइन होंगे हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ अ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मतलब क्या, जब राउंड और येलो और राउंड, ये जब 2 पेयर है, ओके, ये 2 अलग अलग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स है ना, जब ये आपके सेग्रीगेट करेंगे तो ये आपके इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। राउंड जो है आपका वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है जी, राउंड आपका येलो के साथ भी जा सकता है जी। ये इस लॉ का कहने का मतलब था जी, क्या कि व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन द हाइब्रिड, सेग्रीगेशन जो होगा एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से जी। ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपके पास शुरू होने जा रही है जी। इसकी जो न्यू रखी थी वो किसने रखी थी जी, वॉल्टर सटन ने और थियोडोर बावेरी ने जी। इन्होंने क्या बोला कि जो बिहेवियर होता है क्रोमोसोम का, वो बिहेवियर आपका पैरेलल होता है जीन से भी, ओके, एंड दे यूज द क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। ये आपका स्टेटमेंट में आ सकता है, ये असर्शन रीजन में आ सकता है जी, ओके। उन्होंने मेंडल्स के लॉ को कैसे प्रपोज एक्सप्लेन किया, तो क्रोमोसोम मूवमेंट से एक्सप्लेन किया जी। देखो अब फिर एनसीईआरटी लाइन कहती है कि जो सटन थे, सटन ने यूनाइट किया सारे नॉलेज को क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल, और क्या नाम दिया इसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया जी। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया जी बेटा जी, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज डन बाय टीएच मॉर्गन, हु वर्कड ऑन द फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर उन्होंने काम किया। अब क्यों ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही चूज किया गया, इसके बारे में बात करते हैं जी। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज करने के ये कुछ 6 कारण थे। पहला क्या, इसको सिंपल सिंथेटिक मीडियम में अपन लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं जी, ओके। ये अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल 2 हफ्तों में कंप्लीट कर लेता है जी, और एक सिंगल मीटिंग से बहुत सारे बच्चे इस पे प्रोड्यूस हो सकते हैं जी। और आपको यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जो मेल होता है वो छोटा होता है और जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है जी।
क्लियर है? मेल इज स्मॉलर एंड फीमेल इज लॉन्गर, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद अ लो पावर माइक्रोस्कोप जी। ओके, आपको कौन कौन से वेरिएशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे जी। तो लो पावर माइक्रोस्कोप में आप लोग जो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन है आप इजीली देख सकते हो जी। फिर यहां से शुरुआत होती है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की। ये पूरी कहानी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जी। ओके, मॉर्गन ने क्या किया ना, बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉसेस करवाई जी। तुम्हारी एनसीईआरटी में क्रॉस ए और क्रॉस बी के बारे में बात किया गया, उसके बारे में बात करेंगे जी अभी। ओके, तो इन्होंने बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉस करवाई ड्रोसोफिला के अंदर टू स्टडी द जीन्स दैट वेर सेक्स लिंक्ड, मतलब एक्स लिंक्ड जीन सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडल पी। तो मतलब जैसे मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था वैसे उन्होंने भी डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया। तो मेंडल में जो रेशियो आया था वो क्या आया था, फिनोटाइपिक रेशियो 9331 आया था। तो एज पर द कंसेप्ट ऑफ मेंडल्स यहां पर भी रेशियो 9331 ही आना चाहिए, बट यहां पर ये डिविएट कर गया। F2 रेशियो डिविएटेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9331, ओके, व्हिच एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट, है ना। अब ये इनका रेशियो डिविएट कर गया, तो ये रेशियो डिविएट कर गया, उसके वजह से उन्होंने कुछ और बातें बोली। क्या बोली, देखो, व्हेन टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस वेर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर सेम क्रोमोसोम पे अगर दो जीन्स तुम्हारे प्रेजेंट है, द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस आर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल। मतलब रिकॉम्बिनेट से ज्यादा आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलेगा। मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, बहुत कम होगा या तो नहीं होगा अगर तुम्हारे एक क्रोमोसोम पे दो जीन्स साथ में प्रेजेंट है तो। क्या मॉर्गन एट्रीब्यूट्स इट्स अ फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड यूज द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने क्या बोला, लिंकेज टर्म किसके लिए यूज किया जी, जब तुम्हारे पास दो जीन का फिजिकल एसोसिएशन सेम क्रोमोसोम पे है। और रिकॉम्बिनेशन ये टर्म किसके लिए यूज किया जी, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन के लिए उन्होंने टर्म यूज किया रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, कुछ जीन जो थे ना वो बहुत ही टाइटली लिंक्ड थे। अगर कोई जीन अगर बहुत टाइटली लिंक्ड है तो कॉमन सी बात है कि वो जाके रिकॉम्बिनेशन नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। क्या, अगर कोई दो जीन अगर टाइटली लिंक्ड है तो इट विल शो अ वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। ओके, अदर जो लूजली लिंक्ड जीन होते हैं दे शोड अ वेरी हायर रिकॉम्बिनेशन। अब मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात की। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन between a gene on the same chromosome as a measure of distance between the gene and map their position on the chromosome। कि एक क्रोमोसोम पे जीन की डिस्टेंस, अगर मेरे पास 5 जीन्स हैं तो वो जीन्स एक क्रोमोसोम पे कितने कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने बात की थी। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में इतनी बोली गई, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल का अलग से मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा 45 मिनट्स का कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कंसेप्ट और ट्रिक्स बताते हुए मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, जो एनसीईआरटी में लिखा है ना वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, टीएच मॉर्गन फाउंड इन द ड्रोसोफिला द जीन्स फॉर अ येलो बॉडी एंड अ व्हाइट आई वेर टाइटली लिंक्ड। अगर ये टाइटली लिंक्ड रहेगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। इट शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। अब व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग शोड 37.2% रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है, जो दो जीन्स हैं वो तुम्हारे बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। अगर लूजली लिंक्ड जीन्स रहेंगे तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा था, अगर टाइटली लिंक्ड रहेंगे तो रिकॉम्बिनेशन कम था। ये पेपर में आपके आता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कहता है बेटा जी, कि बहुत सारे जीन्स मिलकर जब सिंगल एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ट्रेट विच इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स आर अ पॉलीजेनिक ट्रेट। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे जीन का ही फैक्टर नहीं होता, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए आपका एनवायरमेंट भी मेजर रोल प्ले करता है। मतलब क्या, जो लोग आपके बहुत धूप वाले इलाके में रहते हैं उनका कलर अक्सर डार्क होता है बिकॉज एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है जी। द फिनोटाइप विल रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी फिनोटाइप बनता है ना वो अलील्स की एडिटिव नेचर को शो करता है कि जीन्स ज्यादा है उसके अलील्स भी होंगे, तो जो अलील्स ज्यादा होगा उसके हिसाब से तुमको यहाँ पे फिनोटाइप्स देखने को मिलेगा। द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव, एडिटिव का मतलब एडिशन। बेस्ट एग्जांपल है आपका ह्यूमन स्किन कलर। ओके, अब देखो कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है ना ये डार्केस्ट स्किन कलर है और स्मॉल ए जो है वो आपका लाइटेस्ट स्किन कलर है। बट वहीं पे कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल से स्मॉल सी जो है ये आपका इंटरमीडिएट कलर बेटा जी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्स टर्मिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अगर हम देखेंगे तो क्रोमोसोमल बेसिस पे हमारा एक होता है एक्सोटाइप। ओके, अच्छा, एक्स बॉडी के बारे में किसने बात की थी, एक्स बॉडी जो है आपका हैंकिंग ने बात की थी। एक्चुअली में एक्स बॉडी वाज नथिंग बट इट वाज एक्स क्रोमोसोम। जब हैंकिंग आपके स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ इंसेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे थे, इंसेक्ट की स्पर्मेटोजेनेसिस को जब स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने एक्स बॉडी के बारे में बात की थी। अच्छा, एक्सोटाइप में जो होता है
मेल आपका हेट्रोगेमेटी शो करता है जी। बेस्ट एग्जांपल कौन है इसका? ग्रासहोपर, पीवाईक्यूज में बहुत बारी आया है। और आपका XY टाइप जो है बेटा जी, उसमें भी मेल आपका हेट्रोगेमेटी है। बेस्ट एग्जांपल आपका इंसेक्ट है मैन। अच्छा, कौन सा इंसेक्ट होगा? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ZW टाइप में फीमेल आपकी हेट्रोगेमेटी होती है, ZW। ओके, बर्ड्स आर द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, ह्यूमंस में अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे तो जो जेनेटिक मेकअप होता है आपका स्पर्म का, वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। लड़का होगा या लड़की, वो डिपेंड करता है कि स्पर्म का जेनेटिक मेकअप क्या है। ठीक है, इसके लिए 50% प्रोबेबिलिटी होता है मेल और फीमेल होने का जी। लेकिन हमारी सोसाइटी में ब्लेम किसको देते हैं जी? फीमेल को देते हैं कि भैया इसके वजह से लड़का या लड़की नहीं हो पा रहा है जी। ठीक है, आइए जी। फिर हनी बी में सेक्स टर्मिनेशन कैसा होता है जी बेटा जी? हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स टर्मिनेशन होता है जी। होता क्या यहाँ पे? जब आपका अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो आपका मेल में डेवलप करेगा। कौन से प्रोसेस के द्वारा जी? पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा जी। ओके, मेल को अपन ड्रोन कहते हैं। कितना होता है जी? 16 क्रोमोसोम। ठीक है ना, जो कि आपका हैप्लॉइड रहेगा। लेकिन क्वीन एंड वर्कर बी जो रहती है वो फीमेल्स विच आर डिप्लॉइड। ये बात आपको पता होना चाहिए, मैंने एकदम प्रॉपर्ली चार्ट के फॉर्म में आपको समझाया था। आ जाओ जी। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है जी? ऑल्टरनेशन इन दी क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम में किसी प्रकार का भी अगर अल्टरनेशन आ जाए, ओके, अल्टरेशन आ जाए, इट विल रिजल्ट इन द एबनॉर्मेलिटी। ओके, और क्रोमोसोमल एब्रिएशन जो है, मतलब क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी बदलाव होगा, इट्स द मेन कॉज ऑफ द कैंसर सेल्स। वो कैंसर का बहुत ही मेजर कॉज होता है। क्या? क्रोमोसोमल एब्रिएशन, मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर बदलाव आएगा, इट्स द मेन कॉज ऑफ कैंसर। अब म्यूटेशन तुम्हारे पास पॉइंट म्यूटेशन होता है। इसका मतलब क्या? अगर म्यूटेशन अगर अराइज होगा ड्यू टू द चेंज इन द सिंगल बेस पेयर, अगर सिंगल बेस पेयर में अगर म्यूटेशन होगा तो वो तुम्हारा पॉइंट म्यूटेशन। एग्जांपल इज योर सीकल सेल अनीमिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है जी? व्हेन देयर इज अ डिलीटेशन एंड इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, म्यूटेशंस क्या होता है बेटा जी? ये वो केमिकल या फिजिकल फैक्टर होते हैं जो कि म्यूटेशन को प्रमोट करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं, उसे कहते हैं म्यूटाजेंस। ठीक है, कौन है तुम्हारे पास? यूवी रेडिएशंस है ना, ये तुम्हारे बेस्ट म्यूटाजेंस तुम्हारी एनसीईआरटी जिक्र करती है जी। अब जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे पेडिग्री एनालिसिस करवाया जाता है जी। तो पेडिग्री एनालिसिस क्यों करवाया गया जी ह्यूमंस के केसेस में? द रीजन इज व्हाट? क्योंकि हमारे में कंट्रोल्ड क्रॉस कराना बहुत ही मुश्किल है। तो स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव की ये जो बीमारी है क्या वो थ्रू आउट दी फैमिली होते हुए आ रही है या जनरेशन स्किप कर रहा है, उसके लिए अपन पेडिग्री एनालिसिस करते हैं जी। ठीक है, अब पेडिग्री एनालिसिस को मैंने बहुत अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। पहले हम लोग ये वाले सेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं बेटा जी। ये वाला जो सिंबल है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज अ फीमेल, एंड ये तुम्हारा सेक्स अनस्पेसिफाइड है। ये सारा ये बता रहा है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है ये सारे। अगर कलर्ड रहेगा, डार्क रहेगा, तो इसका मतलब है इंडिविजुअल्स आपके अफेक्टेड है। सिंगल लाइन है इसका मतलब मीटिंग चल रहा है। ओके, अगर डबल लाइन है तो मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। ओके, कंसिग्नेशन जिसको अपन मीटिंग कहते हैं जी। ठीक है, अच्छा, पेरेंट्स ऊपर है और चिल्ड्रंस नीचे है। आप कैसे लिखोगे यहाँ पे जी? जो बर्थ होता है ऑर्डर रहता है वो लेफ्ट से राइट रहता है, ये बात भी ध्यान रखना जी। लेफ्ट से राइट आपका ऑर्डर ऑफ बर्थ शो किया जाता है जी। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन में क्या दिखा रहा है जी? पेरेंट्स विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड। इसका मतलब इसको यहाँ पे डार्क होना चाहिए था। पेरेंट्स है बट यहाँ पे मेल चाइल्ड आपका अफेक्टेड है जी। ठीक है, अच्छा, नीचे में क्या दिखाया जा रहा है जी? कि 5 बच्चे हैं जो कि आपके अनअफेक्टेड है, जिनका अपने को सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है जी। अब देखिए बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडेलियन डिसऑर्डर तब होता है जब तुम्हारा जीन में कुछ आपका डिफेक्ट आ जाए। When there is a defect in the gene always lead to the what? क्या कहते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपका जब क्रोमोसोम में जब कोई डिफेक्ट होता है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जी। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है? इट इज मेनली डिटरमाइंड बाय द ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। जब सिंगल जीन में किसी प्रकार का अल्टरनेशन और म्यूटेशन आएगा तो आपके पास मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा जी। इट मे बी अ डोमिनेंट और रिसेसिव, ओके, ऑटोसोमल और आपका सेक्स लिंक्ड हो सकता है जी। इनके एग्जांपल देखो जी। सेक्स लिंक्ड का मतलब है एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स लिंक्ड आप कह सकते हो जी। सबसे पहला एग्जांपल आपका बेटा जी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये आपका सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है जी। मतलब एक्स लिंक्ड इसको आप बोलोगे एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है ना। अच्छा, यहां पे क्या होता है जी? ड्यू टू द डिफेक्ट इन द इधर अ रेड और अ ग्रीन कोन ऑफ द आई ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। यहां पर क्या होता है बेटा जी? हमारे पास म्यूटेशन होता है कुछ जीन्स में जिसकी वजह से आपका डिफेक्ट होगा किसके अंदर जी? रेड और ग्रीन कोन्स में। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है ना कि
मेल आपके ज्यादा अफेक्ट होता है, बिकॉज मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल में आपके पास बहुत ही लेस चांसेस होता है जी, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, फीमेल को अगर कलर ब्लाइंड अगर करना पड़ेगा, तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ कहती है, ये बात ध्यान रखना, ओके, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में आपके आ जाता है जी। अगर फीमेल को कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा तो यहां पे फादर को कलर ब्लाइंड रहना पड़ेगा और मदर को कैरियर होना पड़ेगा, तभी फीमेल आपके पास कलर ब्लाइंड होगी जी, ये बात ध्यान होना चाहिए। सेकंड आपका बेटा जी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया पे आपका क्या है जी, ये भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ओके। मैं आपको जो बताया ना, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव के लिए आपका मेन पॉइंट है क्या, कि अगर आपको एक्स लिंक्ड रेसेसिव में फीमेल तभी डिजीज होगी जब फादर तुम्हारे डिजीज रहेंगे और मदर कैरियर रहेगी, ठीक है। अच्छा, हीमोफीलिया में क्या होता है कि अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड, ओके। इसको अपन ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, यहां पे ब्लड प्रॉपर्ली क्लॉट नहीं कर पाता है जी, ओके, ठीक है। तो ये भी आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन है। अब यहां पे जो सिकल सेल अनीमिया है बेटा जी, सिकल सेल अनीमिया ये आपका क्या है जी, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, ये आपका ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, ये बात भी ध्यान रखना। अब ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज में क्या होगा जी, दोनों फीमेल अगर हेट्रोजाइगस रहेंगे, दोनों फीमेल जब हेट्रोजाइगस और कैरियर रहेंगे तभी बच्चा आपका डिजीज्ड बनेगा। हेलो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एक्स लिंक्ड रेसेसिव में और ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या अंतर है, वहां पे तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो गया, बट यहां पे क्या हो रहा है बेटा जी, दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हो और कैरियर होंगे तभी बच्चा आपका डिजीज्ड बनेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। अच्छा, सिकल सेल अनीमिया जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील दैट इज HbA और HbB, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया के ऊपर बहुत डिटेल में भी बात करेंगे अपन। अच्छा, फिनाइलकेटोन्यूरिया भी जो है ये भी आपका ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, यहां ये तुम्हारा एक इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म में, यहां पे क्या होता है तुम्हारे पास पीएच जो एंजाइम है इसमें आपको डिफेक्ट देखने को मिलता है जी। अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम, उसका नाम क्या है जी, फिनाइलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम व्हिच कन्वर्ट द फिनाइलएलनिन टू टायरोसिन। अगर ये एंजाइम अगर एब्सेंट रहेगा पीएच एंजाइम, तो होगा क्या, जो फिनाइलएलनिन है वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है जी, ठीक है, व्हिच रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डेशन। फिर थैलेसीमिया, थैलेसीमिया भी क्या आपका, ये भी तुम्हारा ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है जी। यहां पर म्यूटेशन किस, यहां पे म्यूटेशन होगा, ये आपका डिलीटेशन देखने को मिलता है। 2 प्रकार का थैलेसीमिया, एक है अल्फा थैलेसीमिया और एक है बेटा जी बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है जी, आपका अल्फा चेन कम बनता है जी। अब अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय द 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, कौन सा है जी, HbA1 और HbA2, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है। और बीटा थैलेसीमिया इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HbB, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन आपका कम बनेगा। आइए अभी हम बात करेंगे बेटा जी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होगा जी, ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द 1 और मोर क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 2 कंडीशन होता है, एक होता है एनियोप्लॉइडी, एक होता है पॉलीप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी में क्या होगा मेरे प्यारे बालकों, यहां पे फेलियर और सेग्रीगेशन होगा क्रोमैटिड का। मतलब क्या, क्रोमैटिड प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं करेंगे अगर एनाफेज में, तब तुम्हारा एनियोप्लॉइडी वाला कंडीशन डेवलप होता है ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन व्हिच रिजल्ट इन द गेन और अ लॉस ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज कॉल्ड एनियोप्लॉइडी, ओके। अगर गेन होगा तो अपन ट्राइसोमी कहेंगे, अगर लॉस होगा तो मोनोसोमी कहेंगे, हम बात करेंगे अभी इसके बारे में। तो एनियोप्लॉइडी में क्या हो गया जी, देयर इज अ फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, ओके, कब, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जी, जिसे या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। अगर गेन अगर हो रहा है तो ट्राइसोमी, ओके, 2n+1, अगर लॉस होगा तो मोनोसोमी, 2n-1 मोनोसोमी, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारा फेलियर अगर साइटोकाइनेसिस में होगा, अगर मतलब प्रॉपर्ली अगर टेलोफेज के बाद अगर साइटोकाइनेसिस ठीक से नहीं हुआ, तो तुम्हारे पास यहां पे क्या हो जाएगा जी, इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओके, इट विल लीड टू द पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी आपको यूजुअली प्लांट्स में देखने को मिलता है जी, ठीक है। अब देखो, ट्राइसोमी और मोनोसोमी विल लीड टू द वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कौन कौन सा, पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में आपको 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी देखने को मिलती है, मतलब एडिशनल 21st क्रोमोसोम रहता है जी। पहली बार इसको लैंगडॉन डाउन ने 1866 में बताया था जी। इनके सिम्टम्स क्या है जी, शॉर्ट स्टेचर्ड, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ, पाम इज ब्रॉड विद द पाम क्रिसेस एंड फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल आपका डेवलपमेंट रिटार्डेड रहता है इसमें, ठीक है। ये बात ध्यान रखना जी, ये आपका डाउन सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है बेटा जी, ये भी तुम्हारा ट्राइसोमी हो गया है क्या जी, एडिशनल एक क्रोमोसोम आपका ऐड हो गया है जी, ओके। बड़े गौर से देखोगे तो 47 क्रोमोसोम है, मतलब 44 प्लस XXY, यहां पे X क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आता है जी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपको मेल्स में देखने को मिलता है, किसमें, मेल में देखने को मिलता है जी, ओके। लिखना ना यहाँ पे XXY,
ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट हाउएवर गाइनेकोमैस्टिया देखने को मिलता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेल में देखने को मिलता है, और ये मेल आपका स्टेराइल होगा, बच्चा पैदा नहीं कर सकता। टर्नर सिंड्रोम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी। यहां पे क्रोमोसोम तुम्हारा कम रहता है, कौन सा, एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम काउंट कितना रहेगा, 45 रहेगा, मतलब 44 प्लस एक्स रहेगा 0, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम तुम्हारा कम रहेगा जी, ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम 45 विद एक्स 0, सच अ फीमेल्स आर स्टेराइल एंड ओवरीज आर रूडिमेंट्री बिसाइड द लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये कंडीशन तो टर्नर आपको फीमेल में देखने को मिलता है जी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है जी। पेडिग्री एनालिसिस अगर आप देखोगे तो ऑटोसोमल जो डोमिनेंट ट्रेट्स है उसका बेस्ट एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी देती है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए बेस्ट एग्जांपल जो डायग्राम दिया गया है सिकल सेल एनीमिया। बात तुम्हारी एनसीईआरटी सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में भी करती है, तो सिस्टिक फिब्रोसिस तुम्हारा एक ऑटोसोमल क्या बेटा जी, रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को अपन इजीली स्टडी कर सकते हैं कैरियोटाइप्स को स्टडी करके, ठीक है। अच्छा, फैमिली जो पेडिग्री था क्वीन विक्टोरिया का, इसने आपको बहुत सारे हीमोफिलिक डिसेंट दिखाया था, बिकॉज क्यों, बिकॉज शी वाज द कैरियर ऑफ द डिजीज। कौन, क्वीन विक्टोरिया जी। थैलेसीमिया जो है बेटा एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, बिकॉज थैलेसीमिया में यहाँ पे क्वांटिटी है ना, अल्फा थैलेसीमिया में तुम्हारे अल्फा चेन कम बन रहा है, क्वांटिटी, ठीक है जी। ओके, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम सिंथेसाइजिंग ऑफ द फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल। लेकिन वहीं पर सिकल सेल एनीमिया जो है वो आपका एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होता है ना, क्वालिटी बीटा चेन्स गेट अफेक्टेड, जो कि 6th पोजीशन पे दैट्स गेट अफेक्टेड जी। तो एक ये पॉइंट आपको याद में रखना है जी। दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जो भी मेजर पॉइंट्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। किसी भी पॉइंट में डाउट है, डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। एक बात और, पेडिग्री एनालिसिस को मैंने ज्यादा एम्फसाइज इसके लिए नहीं किया है, पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर एक अलग से 40 मिनट का वीडियो बनेगा, एनसीईआरटी में ज्यादा नॉलेज नहीं दिया गया। ये जो मैंने आपको 30 मिनट रिवीजन कराया है ये एनसीईआरटी के हिसाब से करवाया है। अगर आपको सारे चैप्टर का अगर इसी प्रकार से चाहिए रिवीजन नोट्स तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये नोट्स आपको मेरी टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मिल जाएगा जी। इसी के साथ अगर आप नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं बेटा जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जी, एक ऐसे टेस्ट सीरीज के अंदर पिछले साल 85 प्लस जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली मेरे टेस्ट सीरीज से आए थे, तो आप लोग जरूर से इसमें एनरोल कर सकते हैं जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जी, जहां पर आपके पास रोज रात को 8 बजे आपको इस तरीके से पीडीएफ भी मिल जाएगा, और आपके 90 एमसीक्यू टोटल 65 प्लस हम लोग यहाँ पे पेपर सॉल्व करने वाले हैं। टोटल आपको यहाँ पे 111 टेस्ट पेपर मिलने वाला है जी। तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, कोड मांगेगा बायोलॉजी लाइव 1 लगा देना, 499 रुपीज में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, 111 पेपर इसके अंदर, ठीक है। और पेपर लेने के बाद आपको इस ईमेल एड्रेस पे आप शेयर कर देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इसी के साथ बेटा जी आपके लिए अगर कोई छोटा भाई बहन है जो नीट 26 के लिए तैयारी कर रहा है, ये अगर आपको ही लग रहा है कि आप 12th अभी पास किए हो, मुझे एक साल ड्रॉप लेना है, तो आप लोग अनअकैडमी प्लस में एनरोल कर सकते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस सिर्फ और सिर्फ 4499 है। यहाँ पर आपको सारे लाइव क्लासेस, सारे बैचेस, सारे टेस्ट सीरीज, सारे क्रैश कोर्स जो भी आपके आएंगे, इन सभी का आपको एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगा जी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।